से हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान की साथियों चाहूँगा उन्हें प्रश्न सर की एक बार जोरदार ताली स्वागत। साथ ही इसी उपरांत हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय परमादानी दादा प्रोफेसर, आप हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के मजबूत स्तंभ के प्रेरणादायक हमारे युवाओं के बीच उपस्थित हुए हैं। और मैं उससे पहले आपसे मैं माफी चाहूँगा कि मैंने तुरंत इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के पश्चात ही आपको न्यौता दिया था और आपने बहुत समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद से उद्धार करना चाहूँगा। सम्मानीय दादा प्रोफेसर जी, आप आए हमारे बीच, हमारे युवाओं को एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का जोश और नई तरीकों के साथ आगे बढ़ने का एक हौसला बुलंद हमारे किसान हमारे बीच ने आप अपने विचार सभी अवगत कराई। सम्मानीय आप सभी को सेवा दादाजी का संग्राम जी को सेवा। और आज इस तक बात आई मेरी बहुत दिनों से बोला नहीं गया, 50 साल 1.5 साल हो गए। और आज स्थापना दिवस को लेकर के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथी मंच में आप सभी को काफी पुराने साथी हैं, उपस्थिति आप सभी को कुछ नए साथी जुड़े हैं, कुछ पुराने हैं। चर्चा होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। आपका प्रश्न था कि हम लोगों से चर्चा नहीं हो पाती, बिल्कुल स्वाभाविक नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी यदि आप लोग व्हाट्सएप मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, तो यदि मैसेज आता है जुड़ने का तो जुड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। रही बात आज की स्थापना दिवस, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है, स्थापना दिवस आज ही क्यों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ही क्यों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन क्या। प्रयास करूँगा कि यहाँ है ताकि आप तक आप वो आ जाए। प्रयास करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो लाइव प्रोग्राम में उनके लिए। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जो है ना, एक प्रकार से आप ऐसा समझिए कि एक देश है, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म। पूरे पुणे जो हमारा धर्म गोंडी धर्म को पाना पारसी में बोला जाए, अपनी भाषा में बोला जाए, पूरा पुणे शब्द है। कोया मतलब मानव, पुण्य मतलब उस रास्ते में चलने वाला। बहुत सरल भाषा में और समझे तो प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सबसे सरल पद्धति बिना किसी ढोंग पूरा के वही कोया पुण्य, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, सबसे सरल शब्दों में समझा जाएगा। और इसकी स्थापना कोया पुण्य की स्थापना पाड़ी बहानी गोपाल निंगो जी ने किया था। ये एक धार्मिक विषय है ना, ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, ये धार्मिक विषय है। जो नए साथी आए हैं, जो गोया को नहीं जानते थे, उनको आज ये जानकारी हुई है, तो किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से। ठीक, तो ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का एक माध्यम हुआ, ये प्लेटफॉर्म हुआ जहाँ पे हमको इस तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कोई ऐसा भी नहीं है कि लोग ये सोचते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन है तो यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स लोग ही होंगे, यहाँ पे केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होंगे इस संगठन में। ऐसा नहीं है, ऐसा भी है इस संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो व्यवस्थित हैं, पढ़ाई जीवन से ऊपर उठ गए हैं। और जब आप बड़े इस तरह के कार्यक्रम में रहते हैं, क्योंकि ये मंडला हो रहा है, आज का कार्यक्रम इस तरीके के गोंडवाना स्टूडेंट की आज की स्थापना दिवस जो है, कई जिलों में अपने अपने स्तर पे, यहाँ तक कि ग्रामीण स्तरों पर भी मनाया जा रहा है। आप लोग मोबाइल और व्हाट्सएप में देखते होंगे, देखते हैं। तो जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों में आप देखेंगे गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े हुए लोग जो हैं, चाहे वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कई समाज सेवी भी होते हैं, कई शासकीय सेवक भी होते हैं,
व्यवसाय करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या कम होती है। उसके दो कारण हैं। पहला, व्यवसाय का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। व्यवसाय कभी भी ये सोच के नहीं किया जाता है कि मुझे पर्टिकुलर इसी धर्म के व्यक्ति के साथ व्यवसाय करना है। और राजनीति का कोई धर्म नहीं, लेकिन राजनीति का एक पक्ष जरूर होता है जो कि धर्म से प्रेरित होता है, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और धर्म से जुड़ा हुआ क्यों होता है? तो इसलिए कि भारत जैसे देश में धार्मिक जो भावना होती है ना, वो लोगों के दिल तक जुड़ी होती है, अंदर तक जुड़ी हुई, क्योंकि उनको बचपन से वो चीज सिखाई जाती है। आज भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल है, उससे लोग इतना जुड़े क्यों हैं? वो केवल एक धर्म के कारण जुड़े हैं, ये है। तो उसी धार्मिक गुण के कारण गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन में भी जो जिनका धार्मिक गुण हमारे धार्मिक गुण के बराबर, मतलब जिनका धर्म हम जैसे हम पुण्यम को फॉलो करते हैं, तो जो राजनीतिक लोग पुण्यम को मानने वाले होते हैं, वो इस राजनीतिक मंच में आके बैठते हैं। राजनीतिक मंच के लोग इस मंच में आके बैठते हैं। इस बात को समझे, ये बात क्लियर हुई? मेरी बात कहीं भी क्लियर ना हो तो बिल्कुल पूछ लेना, मेरी चेक पूछ लेना, है ना। हो सकता है ऐसा मौका आप लोगों के सामने कभी ना आए, तो ये नहीं बोल रहा कि मैं सब जानता हूँ, पर मैं इतना प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ बता सकूं। इस बात को क्लियर हुआ ना? लेकिन व्यवसाय करने वालों के साथ मैंने बोला था एक समस्या क्या कि वो भागे, तब तो देखते हुए व्यवसाय नहीं करते। दूसरा, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय करने वाला हो, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय करने वाला हो, चाहे वो दुकानदारी करने वाला व्यक्ति हो। दुकानदारी करने वाला व्यक्ति 3-4 घंटा अपनी दुकान छोड़ के कहीं जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो फिर वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपके और हमारे बीच में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन उस दुकानदारी करने वाले व्यक्ति के मन में गोंडवाना और कोयतूर विचारधारा, पुण्यम की विचारधारा पहुंच सकती है या नहीं? कैसे? उसको बताते हैं कैसे। पहला, एक तो ये कि अभी तक जो दुकानदारी करने लगे हैं, अभी तक जिन्होंने जाना नहीं है, अभी तक जिन्होंने सीखा नहीं है, वो दुकानदारी कर रहे हैं और उनको हम जाके बताएंगे भैया पुण्यम क्या है, ठीक है, गोंडवाना विचारधारा क्या है, गोंडवाना आंदोलन क्या है। ज्यादातर लोगों के मन में एक ये बात रहती है कि गोंडवाना आंदोलन जो है केवल राजनीतिक आंदोलन है, जबकि डॉक्टर सूर्यवाली सर जो हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है, पढ़िएगा। और पढ़ने के लिए केवल शिक्षा के लिए मत पढ़िए, जानने के लिए पढ़िए। उनने एक लेख लिखा है जो दादा मोतीराम हीरा से मरकाम दादा थे, उनने वो केवल राजनीतिक व्यक्ति इसलिए कहलाए कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, लेकिन उसके और भी पक्ष। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र गुरुकुल की भी स्थापना करी, जो कि एक स्कूल है। उन्होंने गोंडवाना बैंक की भी स्थापना करी, प्रयास किया कि गोंडवाना समुदाय का एक बैंक चलाया जा सके। कई कारणों से और किसी कारणों से वो जो है सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास किया। उन्होंने गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की नींव रखी, अखिल गोंडवाना महासभा के लोगों के साथ बैठकर। ये नहीं बोल रहे उन्होंने सब अलग अकेले, लेकिन एक सोच थी, एक थिंक था, जितना बृहत है वो सोच थी। उन्होंने गोंडवाना सेवा ट्रस्ट की नींव रखी। गोंडवाना सेवा ट्रस्ट से आप जितने लोग वाकिफ हैं आप कर सकते हैं। गोंडवाना सेवा ने जैसे आप ये मोदी पब्लिक सेवा ट्रस्ट, मोदी पब्लिक ट्रस्ट में बैठे हैं, ये तो खैर किसी और ने बनाया है, तो ऐसे ही अमूलपुर में एक गोंडवाना सेवा न्यास है, गोंडवाना सेवा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना करी। उसका उद्देश्य ये है कि वो एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, मतलब एक छतरी के कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर अखिल गोंडवाना महासभा और गोंडवाना सेवा ट्रस्ट, जिसके अंदर जितने भी हमारे धार्मिक संगठन है, जितने भी सांस्कृतिक से जुड़े हुए संगठन हैं, जितने भी स्टूडेंट से जुड़े हुए संगठन हैं,
और जितने भी हमारे मौलाना आंदोलन से जुड़े हुए संगठन हैं वो सब उस ट्रस्ट के और मौलाना महासभा के मौलाना महासभा के अंतर्गत आके एक साथ मिलकर काम करें। उससे क्या होगा, जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, सारा आंदोलन एक साथ मिलकर काम करेगा तो वो एक दिशा में काम करेंगे। और जब आप एक दिशा में काम करेंगे तो बिछाव नहीं, ये इसका उद्देश्य था पूरे आंदोलन में। और उसी वृक्ष की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक शाखा है अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस, जिसकी स्थापना दादा जैसे नाम ने 2011 में करी। एक सोच के रूप, एक विचार के रूप कि क्यों ना छात्रों का भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें हमारा यूथ जुड़ सके, जिसमें युवा सीखे बिना किसी से प्रभावित हो, दूसरी विचारधारा से प्रभावित हो। तो उस सोच के लिए उन्होंने इस गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को एस्टैब्लिश किया। उसके लिए विशेष दिन आज का दिन ही क्यों? उसके लिए विशेष दिन आज का दिन इसीलिए क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लोग कुर्बानी को याद करते हैं। भगत सिंह को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो फांसी में चढ़े। चंद्रशेखर आजाद को लोग क्यों याद करते हैं? रानी दुर्गावती को लोग क्यों याद करते हैं? राजा संग्राम साहब, राजा रघुनाथ साहब और राजा शंकर साहब। आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि राजा हृदय साहब से ज्यादा लोग परिचित हैं कि राजा रघुनाथ साहब और शंकर साहब से? तो ज्यादा लोग बोलेंगे राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुर्बानी की, वो बलिदान की, इसलिए। तो लोग जो है ना बलिदान को याद रखते हैं। वैसे ही आज का दिन था वीर नारायण सोना खान का, जिन्होंने जो बलिदान अपने लोगों के, जिन्होंने कुर्बानी दी। लोग मरे हैं हमारे लिए, समुदाय के लिए, हम ताकि हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर सकें, ताकि हम अपने बारे में सोच सकें। अपने समुदाय के लिए लोगों ने जिया है और लोगों ने मरा है। उन्हीं क्रमों को यदि आप देखते हुए तो वीर नारायण जी के जो आज बलिदान दिवस था, इस दिवस को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग ना सही उनकी सोच देखिए, दादा हीरा सिंह नरकान की सोच देखिए कि वो लोग ना सही, लेकिन आने वाला यूथ जब भी आज का दिन बैठेगा तो अपने गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस की चर्चा करेगा। आज का यूथ जब भी इस दिन बैठेगा वीर नारायण सोना खान की चर्चा करेगा। आप और हम जब भी इस दिन बैठेंगे तो हमारे लोगों के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनकी चर्चा करेंगे। इससे हम सभी को क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को भी कुर्बानी देना है, लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों ने हम लोगों के लिए जान दिया उन लोगों के लिए खुद को, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी से लड़ाई करना, लेकिन खुद को जागरूक कर सकते हैं। खुद को कितने लोग हैं जो अपने गांव की से जुड़े हुए हैं? गांव से सभी लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं जुड़े हुए हैं? हाथ खड़े करिए, बताऊंगा कैसे। कितने लोग हैं जो अपने गांव से जुड़े हुए हैं? 1 2 सभी लोग गांव के हैं ना, अपने गांव से सभी जुड़े हैं। मैं कुछ पूछूं आप लोगों को गांव के बारे में पता है? अपने अपने गांव के सचिव का नाम पता होगा सभी को, ठीक है? आपके ग्राम पंचायत में कितना बजट आता है 1 साल? बस यही जागरूकता की कमी। शिक्षा क्यों चाहिए हमको? ताकि हम आसपास की जानकारी सेवा करें ना। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, कि हमें पता होना चाहिए कि यदि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कुर्सी है तो क्यों है? प्लास्टिक किन चीजों से मिलकर बनती है? कपड़ा है तो कपड़ा किससे बनता है? आपने कभी सोचा कि आपके ग्राम पंचायत में यदि बजट आता है, पैसा आता है, सरकार आप तक लाइट पहुंचाती है, सरकार आपके गांव में, आप लोगों को पता है, आप अच्छा चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन और भी है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, वैसे होगा कि आपके गांव में कितनी नल है, क्योंकि वो दिखता है, लेकिन ऐसी चीजें भी पता होना चाहिए जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। तो कितने लोगों को पता?
यहीं पे हमारी जानकारी और ज्ञान खत्म। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले आपने प्लस के जिसे सुना होगा कि इस देश की जो शिक्षा पद्धति है वो आपको ये नहीं सिखाती कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। देश की शिक्षा पद्धति आपको क्या बनाना सिखाएगी? 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लेबर का काम करना। हम लोग सभी लोग लेबर का काम करते हैं। लेबर और मजदूर किसको बोलते हैं? आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसको बोलते हैं बताइए? किसी के नीचे काम करता है, किसी के नीचे काम करता है। और पहला और कुल्हाड़ क्या कहते हैं उसको, गैती फावड़ा चलाता है, कलम चलाने वाले को लेबर बोल सकते हैं क्या? सोच के बताइए कैसे? बिल्कुल। समय में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो समय में बंधा है कि उसे 10 बजे से 6 बजे तक काम करना है, वो लेबर की श्रेणी है। और आज की जो शिक्षा पद्धति है ना, वो यही कर रही है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना है। आप जब घर में बैठते हैं तो आपके माता पिता, स्वाभाविक है हमारे माता पिता, हमसे ये पूछा गया कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज तुमने क्या पढ़ा। लेकिन एक बिजनेसमैन के घर में क्या चर्चा होती है? जिसके घर में बड़ी कंपनियां चलती हैं, उनके घर में भोजन के जब वो साथ में बैठे खाना खाते हैं, वहाँ पे क्या चर्चा होती होगी? एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या? वहाँ पे ये चर्चा होती है कि आज हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, हमारे किस एम्प्लॉय ने क्या काम किया। तो जब हम बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में ये बात चलती है कि उसे किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें 10वीं में कितने नंबर चाहिए, लेकिन एक गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी लड़का क्या सोचता है कि मुझे 10वीं में अपने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए वो दिमाग लगाएगा। और ये सब दिमाग हम कब लगाएंगे? जब हम ऑलरेडी 23, 24, 25, 26, 27 साल के हो जाएंगे। आधा जीवन हम पढ़ के निकाल देंगे। तो ये सब जानने के लिए, ये सब जागरूकता के लिए और ये सब समझने के लिए हम जैसे युवाओं के पास में एक प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म है आपका ये वर्डवाना स्टूडेंट। ये केवल इसलिए नहीं है कि पीला गमछा डाले, डेली में निकल गए, काम कर लिए, बस शाम को आके खाना खाया और सो गए। किसी ने पूछा आज अपने जीवन में आपने क्या सीखा? आप इतने बड़े हो गए, आप लोगों ने अपने जीवन में क्या सीखा? बेशक बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीखे भी और बहुत कुछ सीखते भी होंगे, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए भी, जो सीखे हैं उनके लिए भी, और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी, कि खुद का ग्रोथ करिए, खुद को मजबूत बनाइए। और हमारा स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा यही बोलती है, जब भी आप किसी बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से बात करेंगे, वो कभी भी आपको लेने के लिए नहीं बोलेंगे, हड़ताल धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे भैया खुद में फोकस करो, खुद की पढ़ाई में ध्यान दो, खुद को एस्टैब्लिश करो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो। और वहाँ पे भी आपको कोई जरूरत पड़ती है, किसी प्रकार की तकनीकी जरूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों से जुड़ के काम करिए। ये माध्यम है वर्डवाना स्टूडेंट के लिए सबको जोड़ने का, हम जैसे लोगों को जोड़ने का, आप जैसे लोगों को जोड़ने का। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कोर्स है, और वो एक पद है संख्या बल, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारा संख्या बल का कोर्स, बल जब एक दिशा में काम करता है तो उस दिशा में सब कुछ काम करता है, उस दिशा में सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर आगे बढ़ते हैं। इसको कोऑपरेटिव बोलते हैं, सहकारिता। तो पढ़ाई करना है, समाज शास्त्र जितनों के पास हो, कितने लोग कॉलेज कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री वाले कितने लोग? एक। आर्ट वाले ठीक है, बाकी नहीं उठाएंगे तो और घूमेंगे। और भूगोल, साइंस, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
LLB कोई कर रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम एटलीस्ट जानिए। तो शिक्षा का मतलब यह है कि आप लोग अपने आसपास की चीजें अवेयर करिए। देखिए, मैंने ग्राम पंचायत को उदाहरण दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सचिव की कपड़ खोदने लगे, है ना। क्योंकि यदि आप उनसे पूछ लेते ना कि आपका बजट कितना आता है, तो सबसे पहले बोलेगा भैया पूछ क्यों रहा है, बताने से पहले, है ना। क्योंकि ये पैसे वाला मामला है और इसमें कई चीजें होती रहती हैं सरकारी कार्यक्रमों में, लेकिन जानना सब कुछ चाहिए। जब आप सब कुछ जानेंगे तब आप बेहतर तर्क कर पाएंगे, बेहतर लोगों से पूछ पाएंगे। अभी आप इनसे प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, नहीं पूछ पाएंगे, कारण क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं। यदि आपको जानकारी होती तो आप बेहतर पूछते कि इसमें ये चीज क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। जब हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, प्रदेश परिषद की बैठक होती है, हमारे पुराने साथी हैं, वहाँ पे बस सबको जानकारी हो गई तो फिर वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, है ना। जानेंगे तो सब कुछ का आंसर मिलेगा। फिलहाल गुणवाना स्टूडेंट के यही है। दूसरा, गुणवाना स्टूडेंट का बेसिक मैनेजमेंट है, बहुत बेसिक मैनेजमेंट है। बोला तो लगा है, शायद बात याद आ रहा है कि गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन का बहुत बेसिक मैनेजमेंट ये है कि जो हम लोग इतनी तेजी से स्टेज में जो पहुंचे हैं ना, दूसरे स्टेज में, उसका केवल और केवल एकमात्र कारण, और वो बहुत बेसिक कारण है। कभी कभी चीजें इतनी सरल होती हैं कि अक्सर हमको ये सिखाया जाता है कि ये जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं सफलता आपको नहीं मिलती। अक्सर ये ज्यादातर लोगों ने सुना हो, लेकिन होता जस्ट इसके अपोजिट है। सफलता जो है ना बहुत आसानी से मिल जाती है, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करने पर। उसी प्रकार गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन का भी केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हर महीने की एक दिन 1 घंटे की बैठक। उसके अलावा गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन आपसे कुछ भी नहीं मांगती, चाहे वो ग्रामीण इकाई की कार्यकारिणी हो, चाहे वो ब्लॉक हो, जिला हो, कहीं की भी हो। प्रदेश वाले, जिला वाले जहां भी चाहे बैठ सकते हैं, बैठ जाए। लेकिन वो 1 महीने में जो एक बैठक होती है ना, वो बैठक ही गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन को मजबूत करती है। वहां पे आपकी सारी चर्चाएं होती है। वो बेशक अभी आप मुझसे बहुत सारी बात ना करें, ना कर पाए, इतने सारे लोगों के बीच में जाए, लेकिन जब एक कार्यकारिणी के लोग, एक समूह के लोग, एक गांव के लोग आपस में बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चर्चाएं, यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इस चीज में हमको ये ऐसा होना था, क्या हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन बढ़ रहा है और बढ़ेगा। एक चीज और है, आने वाले समय में गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन को बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना है। हम लोग खुद सक्षम हैं, आप लोग भी सक्षम हैं। एटलीस्ट किस चीज के लिए? अपने गांव में अपने घरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, आपके घर का बच्चा स्कूल जाता है ना, तो वहां पे वो क्या सीखता है? वहां पर जो है वो हिंदू आइडियोलॉजी को ही सीखता है, क्योंकि आज की जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें पूजा के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी पूजा के बारे में नहीं लिखा है। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट हम उसको सबसे पहले तो खुद जाने कि पूजा क्या है, पाड़ी बहानी गोपाल लिंगोजी क्या है, आपके और हमारे सरनेम है। तो हमारे यहाँ पे देव व्यवस्था क्या है, जिनको हम बैन भी बोलते हैं, बैन व्यवस्था क्या है, वैन व्यवस्था क्या है ना, डंडा गुंडा मुंडा क्या है, नार व्यवस्था क्या है, ये सब पहले तो हम खुद जाने। जब आप खुद जानेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा वो भी बताएंगे। तो उससे क्या होगा, निश्चित ही हमें अभी हमारे पास स्कूल नहीं है, गुणवाना गणतंत्र गुरुकुल के बड़े स्कूल नहीं हैं, जिन स्कूलों में हमारी पढ़ाई हो सकता है जो हमसे बड़े लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, या प्रयास कर रहे हैं।
अभी कछारगढ़ में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन चुका है। कछारगढ़ तो बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते होंगे, है ना? कोई है तो कछारगढ़ तो नाम नहीं सुना? बिल्कुल निश्चित नाम खड़े कर सकते हैं, सभी जानते हैं। कछारगढ़ में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू होंगी। उसके लिए बैठकें बहुत सारी चीजें लगती हैं और अमूलकूट सेवा न्यास भी इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर आगे काम करता है। हमारा खेल गोंडवाना महासभा भी इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर काम करता है। लेकिन जब तक हमारे स्कूल शुरू नहीं हो जाते हैं, विद्यालय महाविद्यालय बड़े स्तर पर शुरू नहीं हो जाते हैं, तो क्या तब तक हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हमारे छोटे भाई बहनों को ये बताने की कि कोया पुनः क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी एक धर्म के प्रति कट्टरता सिखाना। सबसे बड़ी बात यह है कि कोया पुनः कभी भी कट्टरता तो नहीं होता। कट्टरपंथी विचारधारा तो समझ रहे हैं, वो विचारधारा जो वो धर्म जो दूसरे धर्मों के प्रति नफरत करा, हमारा कोई पुनः कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका कारण है क्योंकि जब ये पूरा विश्व बना था तो शंभू सेन के इस पंच महाखंड में राज किया करते थे। उस समय जो सबसे अंतिम शंभू सेन थे, उन्होंने एक आर्य लड़की के साथ शादी की, जिसकी वजह से हमारे 88 के बाद 89 नंबर के शंभू सेन नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने शंभू की उपाधि ही खत्म कर दी। लेकिन उन्होंने इस चीज को क्यों किया? ये कोया पुनः की स्वीकार्यता है कि हमने इस चीज को स्वीकार करने का प्रयास किया। लेकिन वो इतना उसका है कि आज हम अपनी व्यवस्था खो दी। तो जब कोई और अच्छे से कोया पुनः में जानकार आएंगे, वो आपको जंगो लिंगो और इन सब चीज के बारे में चर्चा में जरूर सुनिएगा। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की शुभकामनाएं आप सभी को हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी। और जो आज नए साथी आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बेसिक तो क्लियर हुआ होगा गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में, और नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए प्रश्न आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जो भी नहीं हो पाया हो, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि थोड़े समय में तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग का जब अधिवेशन होते हैं तो बाकायदा उसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के अधिवेशन होते हैं, प्रदेश अधिवेशन होते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, और अमूलकूट में इस बार प्रदेश परिषद की बैठक है। देखिए, मैंने दो शब्द लिया है, प्रदेश अधिवेशन और प्रदेश परिषद। ये दोनों में अंतर है। ये जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि बायोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे साथ धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आज हम इतनी संख्या में पहुंच पा रहे हैं। हमारे दिनेश भाई ने बोला कि सुबह ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा कार्यक्रम, ऐसा नहीं है, देर नहीं है। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, निश्चित ही कुछ लोग जाएंगे, निराशा भी होगी, हम हारेंगे भी और लोग हमको कमजोर भी करेंगे, लेकिन जो डटा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आप लोगों के कुछ प्रश्नों का स्वागत है। बाकी फिर आप सभी को सेवा विभाग धन्यवाद। मानव के इतिहास और धरती का विकास उसमें पूरी करता हूँ और ये बात जो है विज्ञान की इतिहास को हमने बढ़ाया जब हमारी संस्कृति के हिसाब से देखें अगर इसको हमें जानना है मानव का विकास कैसे आज का हमारे ग्रुपों को इसलिए हम जैसा मतलब कर जाते हैं, क्योंकि अगर बुकों की ओर जाएंगे और हिंदी की ओर जाएंगे तो अलग अलग हिंदी पढ़ना है। ठीक है, बिग पॉइंट थ्योरी जो आप बता रहे हैं, मोतीराम कंगाली जी की पुस्तकें हैं। मोतीराम कंगाली दादा की, उनको तो जानते हैं ना, मोतीराम कंगाली दादा, उनकी कुछ पुस्तकों का क्रम है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है
किस तरीके से हम पंचखंड में रहे हैं, किस तरीके से जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है वो संस्कृति विकसित हुई है, और जो हमारे पूर्वज रहे, यूं ही हम नहीं कहते, इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई है। देखते तक सब सही है, मानव की उत्पत्ति तक भी सही है। मानव की हड़प्पा संस्कृति हमारी जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में भी क्या समानताएं हैं। चाहे आप माया सभ्यता को भी देखेंगे, आप अपनी सिंधु सभ्यता को भी देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता को देखेंगे, आप मिस्र की सभ्यताओं को भी जब देखेंगे, एशियन की बात कर रहा हूँ, आपको वहां पर कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी, कुछ समानताएं मिलेंगी, और वही समानताएं लिंक करती हैं पूरी दुनिया को, वही समानताएं लिंक करती हैं हमारी व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति की भी मैं बात करूँ तो जो हमारी पाली पहाड़ी गोपाल जी का जो चित्र है, शैल चित्र जिसको बोला जाता है, वो चित्र भी वहाँ पे है हड़प्पा संस्कृति। तो वो सब कुछ विस्तार से जो है उनकी बुकों में आपको मिल सकता है। मोतीवर्ण संग्रहालय जब भी गोंडवाना कोई शिविर वगैरह लगता है ना, वहाँ पे आपको गोंडवाना मोतीवर्ण संग्रहालय की पुस्तकें मिल जाए, उन पुस्तकों को पढ़िए, आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और ये जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज लिंक मिलेगी, मतलब हवा में कुछ नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, वो ऑलरेडी PhD होल्डर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से लिंक करके बताया कि कैसे मानवों की उत्पत्ति हुई है, कैसे मानवों का विकास हुआ है, और उस मानव विकास में कैसे सुलभ तरीके से, वो सब कुछ बहुत अच्छा उनकी जैसे आपने कहा कि बिजनेस व्यापार कोई संबंध है, पर अधिकतर मुस्लिम भाई होते हैं जीव हत्या वाला अधिकतर मेरे पास में जो लाइन जोर से बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखिए आज हम आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसा ही बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे, जैसे हमने पूछा कि मुसलमान जो है केवल हत्या से जुड़ा हुआ धर्म कर रहा है। मैं केवल भारत को लेकर बताऊं कि पूरे विश्व को लेकर, पूरे विश्व को लेकर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम किस देशों से आता है? अरब कंट्री से। इतना तो मानते हैं अपने यहाँ पर जितने भी आप खुशबू वाली चित्र पाए जाएंगे, जो बड़े ब्रांड हुए वो भी अरब कंट्री से ही आते हैं, ठीक है। हाँ, उनके साथ ये जरूर है कि उन्होंने काटने का काम किया है गायों को, जीवों को, लेकिन इसको आप एक धर्म के प्रति देख रहे हैं तो हाँ अधिकतर वो लोग करते हैं। तो इस बात से आप अंतरात्मा से पूछेगा कि आप कितने सहमत हैं। बाकी मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि बिजनेस धर्म से नहीं है, मेरा उद्देश्य वहाँ पे ये था कि जब हमारा व्यक्ति तरफ बिजनेस करता है तो उसको धार्मिक नहीं होना चाहिए। जब हमारा व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप केवल अपने समाज वाले को ही करेंगे। मेरा उद्देश्य वो समाज बताने का, और उद्देश्य ये भी था कि धर्म से बिजनेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे मंच में आके अपना समय नहीं दे पाता। लेकिन जो आप सुन रहे हैं ये एक साइकोलॉजी बन रही है भारत की, है ना। क्या साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया जैसे देश में या फिर चीन जैसे देश में मुस्लिम समुदाय है, अच्छे से विचार कर लीजिए, गौर कर लीजिए, गूगल कर लीजिए,